और आज की पत्रकार वार्ता में हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, हमारे सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी, श्री माननीय प्रभारी मंत्री जी आ गए हैं, स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे मैं एक करके दोबारा से फिर से करा देता हूँ। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम चलेंगे आर्थिक विषयों को लेकर के, इनमें हमारी टीम में है कि आप हमारे तीनों आर्थिक विषयों को लेकर के आगामी 1 माह का जो कार्यक्रम चलेंगे उनको दिखेंगे। मैं आदरणीय भाई साहब कोई भी समाज हो, समाज में एक सरदार का दर्शन होता रहे तो सब हो जाता है। इन लोगों ने दर्शन से ही वंचित कर दिया उन्हें। आज इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अभय चौधरी जी, हमारे ग्वालियर के सांसद माननीय शेजवलकर साहब, हमारे स्थानीय मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी, आदरणीय लोकेन्द्र पालासर जी, आशीष जी, अजय जी और बाकी हमारे सभी पत्रकार मित्रों, एक तो नया वर्ष प्रारंभ हो गया है, दूसरा महीना चल रहा है, तो आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। अभी हाल ही में केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को आया है। यह बजट बहुत ऐतिहासिक है और दूर तक जाने वाला बजट है। वर्तमान परिस्थितियों में देश की बुनियाद मजबूत हो और पूरी दुनिया में हमारा बजट एक अच्छा संदेश छोड़ सके, इस तैयारी से ये बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान सहित सभी वर्गों का और सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से इसको प्रस्तुत करने का एक सफलतम प्रयत्न प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत करके किया है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को हृदय से बहुत बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। आप सब इस बात को जानते हैं कि पहले भी बजट आते रहे, व्यक्ति परक भी बजट ज्यादा होता है, लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने तमाम सारी पद्धतियों को और परंपराओं को बदला है। अब आज बजट ये फलानी सड़क बजट में आ गई तो तालियां बज जाएं। आज बजट के माध्यम से कोशिश होती है कि जो अपेक्षित है वो सब कुछ हो, लेकिन योजना पूर्वक हो, लंबे समय तक उसका लाभ देश को मिलने वाला हो। मैं आजादी 100 वर्ष की हूं,
तो एक लंबा कालखंड व्यतीत हुआ है, रेंगते रेंगते चलते चलते अब स्थिति आ गई है कि हिंदुस्तान को दौड़ने की जरूरत है। आने वाले 25 साल, जिसको पीएम कभी कभी अमृत काल कहते हैं, यह समय एक ऐसा समय है कि इस समय में एक पल भी हमें खोने की जरूरत नहीं है। हमारी हर योजना, हमारे बजट का प्रावधान, हमारी काम करने की गति, पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले कल में भारत विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्रों की अग्रपांत में खड़ा हो। और आप सब एक बात को भली भांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी काफी दूर तक देखने की क्षमता रखते हैं, और इसलिए हर चीज में वह परिलक्षित भी होता ही है। इस बार का बजट कोविड से उभरते हुए आया है। आप आज देखते हैं कि कोविड के कालखंड में सारी अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। दुनिया के बड़े देश भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसे कालखंड में 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत करना यह दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था को संदेश देने वाला है। पिछले वर्षों में जो सुधार हुए हैं, वो सुधार के परिणाम स्वरूप लगातार हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। अभी भी हमारा जीडीपी 7% के आसपास रहेगा। ये निश्चित रूप से देश की बड़ी सफलता है। कोविड की इस महामारी के दौर में भी एक और प्रधानमंत्री जी ने अपनी कुशलता के कारण सारे देश को अनुशासन में बांधे रखा, भूख से परेशानी नहीं हो ये सुनिश्चित किया, और वैक्सीन बनाकर 220 करोड़ डोज लगा के अपने देश को भी सुरक्षित किया, और लगभग 100 देशों को वैक्सीन प्रदान करके निश्चित रूप से उनकी जनता को भी बचाने का काम भारत ने किया। इसके कारण भारत की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी है। इस बार हम COS और G20 की प्रेसिडेंसी में हैं। G20 देश का, दुनिया का बड़ा संगठन है। इसमें 20 देश शामिल हैं, लेकिन ये 20 देश दुनिया की 75% इकोनॉमी को कवर करते हैं। मतलब G20 में 75% अर्थव्यवस्था है, 25% का सेल्स, और इस बार भारत उसका अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष होने के नाते भारत की जिम्मेवारी है कि भारत भी ठीक से खड़ा रहे, और भारत की बुद्धिमत्ता, भारत की चाल, भारत का विकास, भारत की अर्थव्यवस्था भी ऐसी हो जो दुनिया को ताकत दे सके। क्योंकि आज दुनिया में बड़ा हिस्सा है जो हमारी तरफ अपेक्षा भरी नजरों से देखता है, तो वो भूमिका भी भारत को निभाना है। और इसलिए इस बजट में कई चीजें ऐसी हैं जो आने वाले कल में
भारत को समृद्ध बनाने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगी। मैं कुछ 2-4 पॉइंट आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद आप सबके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर रखें। सामान्य तौर पर बजट के वॉल्यूम की दृष्टि से एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। 2013-14 में एग्रीकल्चर का बजट था 21,933 करोड़ रुपया। आज एग्रीकल्चर का बजट है 1,25,000 करोड़। अंदाज लगा सकते हैं कितनी वृद्धि है। गृह मंत्रालय का बजट 52,504 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए का था, आज 1,96,000 करोड़ रुपए का है। डिफेंस 13-14 में 2 लाख करोड़ का बजट था, आज 5,94,000 करोड़ रुपया। सड़क परिवहन का बजट 25,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, आज 2,70,000 करोड़ रुपया है। रेलवे का बजट 63,000 करोड़ रुपया होता था, आज 2,40,000 करोड़ रुपया है। कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड सिविल सप्लाई का बजट 1 लाख करोड़ का होता था, आज 2,06,000 करोड़ का है। ग्रामीण विकास का बजट 80,000 करोड़ होता था, आज 1,60,000 करोड़ है। ऐसे ही बाकी सब एजुकेशन का 79,000 करोड़ था, आज 1,12,000 करोड़ है। मतलब 2013-14 से जो क्रमबद्ध वृद्धि है वो आप सब लोगों के भी ध्यान में आता होगा, और उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोगों को अच्छी सड़कें दिख रही हैं, हवाई अड्डों की श्रृंखला बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, रेलवे में विकास दिखाई दे रहा है, और बाकी डिजिटलाइजेशन की दृष्टि से भी आमूलचूल परिवर्तन है। जब डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात हुई थी तो उस समय लोगों को लगता था कि ये लेस कैश ट्रांजैक्शन कैसे होगा, लेकिन सरकार के दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप मुझे यह सूचना देते हुए बहुत हर्ष होता है कि अमेरिका, जर्मन, जापान जैसे देश टेक्नोलॉजी में और संपन्नता में भी हमसे आगे, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन में अमेरिका, जापान, जर्मन तीनों में जितना ट्रांजैक्शन है उतना आज अकेले भारत का है। मतलब भारत की इस छलांग को देखकर लोगों को आश्चर्य होता है कि आफ्टर ऑल भारत में 7-8 सालों में हो क्या रहा है, लेकिन ये हो रहा है सिर्फ विल पावर के कारण। आप सबको मालूम है कि वित्त मंत्री जी ने बजट की बुनियाद को आप सबके सामने रखा था कि जिन पिलर्स पर बजट खड़ा हुआ है, समावेशी विकास, अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, टारगेट कहां है, यह हमारे बजट का पिलर है। बुनियादी ढांचा, निवेश निहित क्षमताओं का विस्तार, मतलब वो क्षमताएं जिनमें निवेश हो सके, और हरित विकास, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, इन सब को साथ में लेकर आज भारत सरकार काम कर रही है। हम देखता हूं तो हम लोग बहुत आग्रही रहते हैं कि हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना चाहिए,
लेकिन वस्तुस्थिति हम देखें तो सेव का पेड़ भी अगर पौधा हमें लाना है तो वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है। बाकी जितने भी प्रकार के बड़ी फसलों के पौधे होते हैं वो उतनी मात्रा में हमारे पास नहीं है जितनी मात्रा में भारत को आवश्यकता है, और इसलिए 2200 करोड़ रुपए की लागत से एकदम हाई डेंसिटी फसलों के पौधे के लिए एक पूरी हाई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित नर्सरी बनाने के उद्देश्य से एक अभियान चलाएंगे। उस पर 2200 करोड़ रुपया खर्च होगा। जब मेरे ही देश में पाम ऑयल का पौधा होगा, मेरे ही देश में खजूर का पौधा होगा, मेरे ही देश में आम का पौधा होगा, मेरे ही देश में सेब और कीनू का पौधा होगा, तो फिर निश्चित रूप से हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने की स्थिति में होते हैं। आमतौर पर अभी भी हम कोई पौधा लाते हैं, दुनिया से कहीं से भी लाए तो इंपोर्ट किया, तो उस पौधे को लाने के बाद उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है। जैसे कोविड का समय था ना, तो व्यक्ति फलानी जगह से आया तो आप होटल में क्वारंटाइन कर दो भाई, इसको अब 1 महीना देखना है, कोविड नहीं है तब इसको रिलीज करेंगे। ऐसे ही कोई भी पौधा या कोई भी बीज किसी दूसरी कंट्री से हम लाते हैं तो वो हमारे यहाँ क्वारंटाइन रहता है, उसका एक पीरियड है, और क्वारंटाइन रहते हुए उसका सारा परीक्षण होता है। उस परीक्षण के दौर से 1.5 साल में जब गुजरता है तब वो हिंदुस्तान के किसी खेत में पौधा लगता है। 157 मेडिकल कॉलेज अभी बने हैं, उनमें 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएं, क्योंकि जहाँ मेडिकल कॉलेज है वो सारी चीजों को फुलफिल करता है, इसलिए वहाँ नर्सिंग भी खोले तो पैरामेडिकल स्टाफ की भी उपलब्धता हमारे यहाँ होए। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण हो शहरी हो हर व्यक्ति को छत मिले, इसके लिए पर्याप्त प्रावधान 79 करोड़ रुपए का किया है, 66% की वृद्धि है। रेलवे में देखें तो 2,40,000 करोड़ का बजट है, और ये 13-14 से देखें तो 9 गुना वृद्धि है। और इसी में अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, रेलवे की दृष्टि से अब हम लोग ये सुनिश्चित करने में सफल होंगे कि इस रेलवे के बजट से लगभग 4,000 करोड़ रुपया अपने ही क्षेत्र में ग्वालियर, श्योपुर और श्योपुर कोटा अमान परिवर्तन जो बड़ी लाइन बन रही है उसमें इसी साल के लिए 600 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। आप सबको मालूम है कि 9 में इस रेलवे लाइन के लिए हम लोगों ने रेल यात्रा की थी, और उस समय डिमांड बढ़ी थी, और मुझे खुशी है कि उस समय यूपीए सरकार ने इसको बजट में शामिल कर लिया था। बजट में शामिल हुआ तो हम लोगों ने भी बहुत तालियां बजाई, हमें लगा कि अपनी मांग बन गई। लेकिन यूपीए के पूरे 5 वर्षों में इस योजना पर बजट सिर्फ 5 लाख रुपए था। तो जो 3200 करोड़ रुपए की योजना थी उसका बजट प्रावधान 5 लाख था, तो योजना कहां से शुरू होती और कहां खत्म होती। लेकिन मुझे प्रसन्नता है बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद इसको बजट सने सने आवंटन शुरू हुआ। अब बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है और बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये 2,40,000 करोड़ रुपया जो प्रावधान है इसमें से ये पूरा भी होगा, और इस वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपया मिलेगा। इसी पैसे से मध्य प्रदेश में 80 रेलवे स्टेशन है जिनका उन्नयन होने वाला है, जिसमें श्योपुर भी है, मुरैना भी है, डबरा भी है, ग्वालियर भी है। और ग्वालियर का रेलवे स्टेशन 500 करोड़ रुपए की लागत से भव्य और दिव्य बनने वाला है, और मुझे लगता है कि जल्दी प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करने वाले हैं।
उसका टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि आज गायों की शिकायत बहुत रहती है और पशुपालन भी थोड़ा उपेक्षित होता जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि गाय भी जरूरी है, पशुपालन भी जरूरी है, क्योंकि पशुपालन होगा तभी दूध का उत्पादन होगा। लेकिन वेस्ट टू वेल्थ का जो सिद्धांत है वो पूरकता नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है और इसलिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 500 ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिससे गोबर से सीएनजी बनेगा, बाकी चीजें बनेंगी। मतलब गोबर भी एक तौर से हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पार्ट हो जाएगा और उससे गरीब आदमी की आर्थिक स्थिति भी संभलेगी, पशुपालन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और निश्चित रूप से हम उससे अपनी इकोनॉमी को बल दे सकेंगे। ठीक इसी प्रकार से नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, उर्वरक को तो हम सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपया देते ही हैं, लेकिन आज इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जैविक खाद और जैविक फसल और प्राकृतिक खाद और प्राकृतिक फसल, इस पर महत्वपूर्ण बल है। अभी मुझे ध्यान है कि पिछले वर्ष तक 4 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ हिंदुस्तान से और उसमें बड़ा हिस्सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का है और इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए अगले चरण में 1 करोड़ किसानों को उसके अंतर्गत लाया जाएगा और उसके लिए बायो इम्पोर्टेड रिसोर्स सेंटर ये देश में लगभग 10,000 बनाए जाएंगे, जिससे जगह जगह पर नेचुरल फार्मिंग के लिए लोगों को इनपुट मिल सके और एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए तो किसान को दाम भी अच्छा मिले और जो लोग उपयोग करेंगे, खाएंगे तो उनको भी फायदा ही होगा। इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत जमा सीमा थी वो अभी तक 15 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30 लाख कर दिया है। यह हमारे बुजुर्गों के लिए एक अच्छी उत्साहवर्धक सूचना है। नौजवानों के लिए स्टार्टअप्स योजना, प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उस समय 32 स्टार्टअप इस कंट्री में होते थे। आज 2000 से अधिक स्टार्टअप तो सिर्फ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बाकी हर क्षेत्र में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स को और बल देने के लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। ये 2023 मिलेट्स ईयर है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, और अभी तो बजट में प्रधानमंत्री जी ने उसको श्री अन्न अनाज कह दिया है। मतलब बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुगनी, ऐसे 8-9 प्रकार के ये हमारे देसी अनाज हैं। ये श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार। अब सामान्य तौर पर कभी कभी जैसे पहले लगता था ना, प्रधानमंत्री को शौचालय की बात क्यों करना चाहिए, तो छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का बड़ा असर पूरी दुनिया में दिखाई दिया। आज भारत ओडीएफ है और इतने दिन में ओडीएफ हो गया, इससे भारत की प्रतिष्ठा और रैंकिंग सारी दुनिया में बढ़ी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बाकी वर्ल्ड बैंक तक सबकी रेटिंग में भारत का सुधार हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अब लोगों को लगेगा यार बाजरे के पीछे प्रधानमंत्री क्यों पड़े हैं। बाजरा, ज्वार, ये जितना भी पोषक अनाज है ये परंपरागत रूप से उन स्थानों पर पैदा हो सकता है जो स्थान जिसको सामान्य तौर पर हम बंजर खेती कहते हैं या जो वर्षा आधारित खेती कहते हैं।
इसमें फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू गेहूं और चावल से कई गुना अधिक है। तो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा था कि मिलेट्स को दुनिया ने उपयोग करना चाहिए। मिलेट्स का स्थान थाली में कम होता जा रहा है और अगर ये रहेगा तो जिसको हम लोग कोरोना के समय इनविटी के बोलते थे ना, तो हल्दी खाओ फलाना खाओ, अगर ज्वार और बाजरा खा रहे होते तो शायद इम्यूनिटी लेवल कम ही नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना और 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया। पूरी दुनिया में इसका कार्यक्रम चल रहा है। ये एक पक्ष है कि वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या असर डालेगा। उसका दूसरा पक्ष ये है कि हमारे यहाँ छोटा किसान और वर्षा आधारित खेती जहाँ है वो लोग खेती को उपेक्षित करते जा रहे हैं और बाजरा ज्वार का उत्पादन जितना होना चाहिए वो भी नहीं होता। यद्यपि इसके बावजूद भी हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं, सबसे बड़े निर्यातक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ कम भी होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में छोटा किसान को जब भाव अच्छा मिलेगा तो ज्वार बाजरा की खेती करेगा तो हमारी सारी खेती कवर हो जाएगी। दूसरा, जब इसकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी, हर आदमी बाजरा की रोटी तो खाएगा नहीं, लेकिन आज आप देखोगे मतलब अभी यहाँ आयोजन नहीं हुआ लेकिन मैं तो चूंकि मिलेट्स ईयर की तैयारी के लिए पूरे देश भर में घूम रहा हूँ, क्या नहीं बन रहा है मिलेट्स। रागी का डोसा, बाजरे के बिस्कुट और मतलब क्या पैकिंग है, क्या एक्सपोर्ट आइटम बना रहे हैं बच्चे, स्टार्टअप्स। ये जब बढ़ेगा तो किसान को भी फसल का दाम मिलेगा, जमीन का कवर भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से जब हमारा देश एक तौर से इसकी खपत बढ़ाने में कामयाब होगा तो आने वाले कल में दुनिया में मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो हिंदुस्तान के किसान को फायदा होगा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वाजपेयी जी जब सरकार में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। फसल के समय, यहाँ बहुत सारे लोग किसान हैं ऐसे भी बैठे हैं, फसल के समय में किसान को ऋण लेना पड़ता था साहूकार से और साहूकार ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब लगाता था। तो वाजपेयी जी ने उस समय सोचा था कि किसान को सॉफ्ट लोन मिलना चाहिए, ब्याज दर भी कम होना चाहिए और आसानी से उसको मिले जिसको वो चुका भी सके। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाई थी। 13-14 तक इसमें 6-7 लाख करोड़ रुपया सिर्फ कर्ज मिलता था, लेकिन अब मोदी जी ने पिछले बार इसको आने के बाद 15 लाख किया, फिर पिछले बार 18 लाख किया और इस बार 20 लाख करोड़ रुपया किसान को इसमें ऋण मिल सकता है। ये बड़ा अचीवमेंट किसानी के क्षेत्र में है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। अभी सामान्य तौर पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मैं मिनिस्टर होने के बाद भी ये बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि कहाँ कौन सी फसल पैदा हो रही होगी। जो पटवारी ने लिख दिया या राज्य सरकार से जो पेपर आ गया, दैट्स ऑल, उसी पर निर्भर रहते हैं और उसी को करेक्ट करते रहते हैं और इसके कारण बहुत दिक्कत भी होती है। कई बार फसल होती कुछ है और लिखी कुछ होती है और जब फसल बीमा का लाभ देने की बात आती है, नुकसान की आकलन करने की बात आती है तो हमेशा ये शिकायत बनी रहती है, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अब इस मिशन के बाद किसान का नाम भी हमारे पास होगा, आधार नंबर भी हमारे पास होगा, उसका खसरा भी हमारे पास होगा, उसके खसरे का जो परिधि है उसका जियो टैग भी हमारे पास होगा, वो कौन सी फसल कब बो रहा है, सरकार को कब उस फसल के लिए सुविधा देनी है, ये सब करना है। तो निश्चित रूप से
अब डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के माध्यम से हम कर सकेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने इस बार 70 करोड़ का बजट प्रावधान पिछले बार था, इस बार 450 करोड़ रुपया हम लोगों ने रखा है। ऐसे ही 2516 करोड़ रुपए की लागत से अब 63,000 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, उनका कंप्यूटर पूरा किया जा रहा है, कंप्यूटरीकरण, उसके लिए भी प्रावधान किया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बंदरगाह और बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ लॉजिस्टिक हब के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है। इसी प्रकार से जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं उनके लिए 5300 रुपए का 53,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के लिए भी आपने देखा होगा 2 लाख 2 वर्षों के लिए जो पैसा जमा करेगी उनको 7.5% ब्याज मिलेगा। और पहले 5 लाख तक जिसकी इनकम थी उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता था, अब जिसकी इनकम 7 लाख तक है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बाकी स्लैब को भी परिवर्तित किया है, वो सब आपके ध्यान में आ ही गया होगा क्योंकि आप सब इनकम टैक्स पे ही हैं, तो गौर से पढ़ाई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेचुरल फार्मिंग के लिए 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एफपीओ परियोजना के लिए 955 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें कई बार लोगों को ऐसा मतलब बात आती है कि भाई ये कम क्यों कर दिया। हमने पिछले बार 75,000 करोड़ रुपया रखा था, लेकिन जितना जा रहा है उतना ही रखा जाएगा। एक्चुअल में अभी 75,000 करोड़ रुपया एक अनुमानित राशि थी, अब धीरे धीरे केबीआईसी हो रही है और उसके अनुसार जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसको बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही स्टार्टअप्स का मैंने बताया कि 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उद्यानिकी की दृष्टि से हॉर्टिकल्चर में पिछली बार 1100 करोड़ रुपए का बजट था और इस बार 1800 करोड़ रुपए का बजट बना है। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड जो लगभग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हनी मिशन और हर्बल खेती, इसके लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज है। उसमें जो ब्याज की सब्सिडी देना है उसका भी पर्याप्त प्रावधान इस पर रखा गया है। कहने का आशय कुल मिला के ये है कि सामान्य तौर पर ये बजट लोक लुभावन नहीं है, ये ऐसा बजट नहीं है कि लोगों को लगे और वो एकदम खुश हो जाएं, लेकिन ये बजट व्यक्ति की और देश की बुनियाद को मजबूत करने वाला है। ये बजट भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ने वाला बजट है। यह बजट देश में टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने वाला बजट है। यह बजट मेक इन इंडिया को बल देगा, यह बजट मेड इन इंडिया को बल देगा, यह बजट स्किल इंडिया को बल देगा, स्टार्टअप इंडिया को बल देगा। और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी उस समय हमारे यहाँ 2 मोबाइल बनाने वाली कंपनियां थी, वो भी असेंबलिंग कर रही थी। आज आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में 150 मोबाइल बनाने वाली कंपनियां स्थापित हैं। दूसरा, पहले हम आर्मी का जो भी हथियार था वो दूसरे देशों से ही खरीदते थे। हर बार ध्यान में अपन को आता है इससे खरीदा इससे खरीदा, लेकिन जब से मेक इन इंडिया की बात कही है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपने देश से आओ, टेक्नोलॉजी भी लाओ, मेरे यहाँ बनाओ और मेरे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। तो मेक इन इंडिया को बल मिल रहा है, रोजगार के अवसर खड़े हो रहे हैं। और आज निश्चित रूप से आर्मी के जो हथियार हैं
वो पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज भारत एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और रेलवे में भी अगर आप देखेंगे तो मुझे ध्यान है कि रायबरेली हमारे कांग्रेस के नेताओं का लंबे अरसे से क्षेत्र था और आज से 20 साल पहले वहां रेलवे कोच बनाने की एक फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई थी। क्या भैया? वो तो बात तुम खुद भी कर सकते हो। तो आज मेक इन इंडिया का परिणाम है कि तेजस ट्रेन हमारे यहाँ बन रही है, वंदे भारत हमारे यहाँ बन रही है। मुझे लगता है आप सबका अभी वास्ता आया अथवा नहीं आया, लेकिन वंदे भारत मतलब एकदम वर्ल्ड क्लास ट्रेन है और तेजस को भी देखेंगे और इंडिया में बनी है। तो रायबरेली का कारखाना भी अभी पिछले 5 सालों में पैसा देके उसमें कोच बनना शुरू हुए। अब हर हफ्ते एक वंदे भारत ट्रेन बन रही है, वो पूरा मेक इन इंडिया है और इससे निश्चित रूप से हिंदुस्तान को भी फायदा हो रहा है। और हमारी ट्रेन को पहले देखकर लोग बोलते थे अरे क्या ट्रेन है, लेकिन अब जैसे जैसे नई नई ट्रेनें आ रही हैं, अब हर हफ्ते एक वंदे भारत कहीं ना कहीं शुरू होगी। ये पूरा प्लान बन गया है और इतने इंजन बन गए हैं, बोगियां बन गई हैं, हर हफ्ते एक वंदे भारत निकलेगी। धीरे धीरे सारे पुराने ट्रेन रिप्लेस होंगी। तो हम सब लोगों को ध्यान में आएगा कि कुल मिला के पहले बजट का परिणाम और इस बजट का परिणाम निश्चित रूप से 2047 का पर पड़ने वाला है। तो मैं समझता हूँ ये बजट बहुत ही बुनियादी है और बहुत अच्छा है। अब आपके सवालों का मैं इंतजार करूंगा। असल क्या है, कुल मिला के गरीब भी हैं, ग्रामीण परिवेश के रहने वाले भी हैं, कमजोर वर्ग के भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं। सामान्य तौर पर क्या है कि ये तब किया गया था जब कोविड हमारे यहाँ चल रहा था और अभी एक्सटेंड इसलिए किया गया कि कुल मिला के अभी चाइना में और बाकी जगह कोविड की आहट दिख रही थी, तो फिर फैसला बढ़ाया कि 1 साल तक हम इसको और एक्सटेंड करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसका फायदा आम गरीब जनता को ही मिल रहा है। चल क्या है कि बिना तैयारी के कुछ भी बोलना आसान है, लेकिन मैं आपको प्रार्थना करना चाहूंगा कि मोदी जी ने 2015 में ये कहा था किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए और इसको बढ़ाने का प्रयत्न केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसानों ने मिलकर करना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ दूसरों पर ही नहीं छोड़ा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं भी इसमें कुछ किसान की आय में ऐड करता हूं और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनी और 6,000 रुपया वार्षिक उसकी आय में इजाफा हो सके, इसके लिए योजना संचालित है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक 11.5 करोड़ किसानों को 2,20,000 करोड़ रुपया उनके खातों में जमा करा दिया गया है। तो 6,000 तो ये डायरेक्ट ही बढ़ गए। दूसरा, आप थोड़ा सा भ्रमण करके देखो, नहीं हो तो कभी आप मुझे बताओ, मैं आपको भेजूंगा। तो उन किसानों के पास अंदर जाके देखेंगे और थोड़ा सा पूछेंगे कि भाई पिछले बार क्या करते थे, उससे पिछले बार क्या करते थे, इस बार क्या कर रहे हो, उस बार भाव क्या था, इस बार भाव क्या है। पहले एमएसपी सरकार की मर्जी पर निर्भर होती थी, अब एमएसपी लागत को आकलन करके उसमें 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाती है। तो कुल मिला के जो 50% इजाफा हो रहा है हर क्रॉप में, वो उसकी आय में ही इजाफा है। दूसरा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने कोशिश की थी कि
लाखों किसानों में से हम 75,000 किसान का कम से कम डॉक्यूमेंटेशन करें, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको 75,000 किसानों का लेखा जोखा मिलेगा। उसका नाम है, उसका नंबर है, उसका गांव का पता है, उसकी खेती का रकबा, उसकी फसल, और इन समय में उसकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। मैं यह कह सकता हूं कि किसान की आय दोगुनी के साथ साथ कई लोगों की तो 8 गुनी और 10 गुनी भी बढ़ी है। मैं पिछले दिनों श्रीनगर गया था। श्रीनगर में केसर की खेती होती है, वहां हम लोगों ने केसर पार्क स्थापित किया। तो केसर पार्क बन गया था और वो चालू हो गया था। मैं बाद में पहुंचा था तो उसका विधिवत उद्घाटन करने के लिए। तो मैं किसानों से बात कर रहा था। किसानों ने खड़े होकर मुझे कहा, पहले हमारी केसर 1 लाख रुपया किलो जाती थी, ये केसर पार्क बनने के बाद अब 2 लाख रुपया किलो हो गई, क्योंकि उसको वही प्रोसेस वो कर देते हैं। तो ये 75,000 किसानों का डॉक्यूमेंटेशन उदाहरण के लिए, वैसे लाखों किसानों की आमदनी बढ़ी है। और ये कृषि का क्षेत्र निरंतरता का क्षेत्र है, लगातार काम करते रहने का क्षेत्र है, लगातार लागत को कम करने का प्रयास करते रहने का क्षेत्र है, लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का क्षेत्र है। और जैसे जैसे ये सब बढ़ रहा है वैसे वैसे लागत भी कम होगी और आमदनी भी किसान की बढ़ेगी। मैं दंडोदय आपकी भावना से, मैं भी, विवेक जी भी, हम लोग रेल मंत्री जी को अवगत कराएंगे और उनको कहेंगे कि भाई आपकी बात को गंभीरता से सुनें। हाँ, समझ गया, वो तो बिरादरी का सवाल है, तो एक व्यक्ति का सवाल थोड़ी। हाँ, बोलो। अपना एक स्वभाव है और सामान्य तौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि बीहड़ खत्म हो जाए और जमीन समतल हो जाए। तो पर्यावरण वाले भी हमारे सामने रहते हैं। अभी हम अटल एक्सप्रेस भी बना रहे थे, बीहड़ में से निकाल रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए बीहड़ का अपना स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भिंड और मुरैना में काम कर रहा है। सने सने उसी बीहड़ के क्षेत्र में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो भी काम हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा गांव है मुरैना में, इधर दिगनी के पास, वहां जाकर कभी देखेंगे तो ग्वालियर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट 3 करोड़ रुपए की लागत का दिया था। उनने भी बीहड़ में कैसे हम बीहड़ को उपयोग कर सकते हैं, वहीं के किसान उपयोग करें, वो प्रोजेक्ट भी हमने किया। और अभी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के लिए भी 800 हेक्टेयर जमीन वहां उपलब्ध कराई है। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन भी ये कोशिश कर रहा है कि बीहड़ की सूरत को बदले बिना हम कौन कौन से बीजों का उत्पादन वहां कर सकते हैं। और वहां 2 लैब भी हम लोग बना रहे हैं और उन लैबों का भी निश्चित रूप से उस क्षेत्र को फायदा मिलेगा। अभी दूध का MSP नहीं है, सब्जी का MSP नहीं है, फलों का MSP नहीं है, तो व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा। हर चीज को सरकार नियंत्रित करे यह जरूरी नहीं है, लेकिन फसल का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, फसल के उपरांत होने वाले नुकसान से किसान बचे, इसके लिए सरकार को फैसिलिटेशन करना चाहिए। और इसलिए आपको ध्यान है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का एक राज्य में एक ही कार्यालय होता है। मध्य प्रदेश में अभी ग्वालियर में, इधर हॉर्टिकल्चर बढ़े इसके लिए ग्वालियर में भी एक ऑफिस खोला गया है। और इजराइल और भारत दोनों ने मिलकर नूराबाद पर एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया है, जो 1 महीने में प्रारंभ हो जाएगा। और फसल के उपरांत नुकसान से बचा जा सके और फल हो, फूल हो, ये उचित स्थान पर कम समय में पहुंच सकें, इसके लिए किसान रेल और उड़ान स्कीम को आरंभ किया। किसान रेल चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसी जिन्स को पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चाय पीजिए।